सुबह की चिड़ियों की आवाज कोलाबा फ्लैट की बालकनी में गूंज रही थी। फ्लैट के अंदर सन्नाटा था। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। शास्त्री की पुरानी कुर्सी पर एक किताब खुली पड़ी थी और चाय का कप ठंडा हो चुका था। मकड़ी के जाले छत के कोनों में लटक रहे थे और फर्श पर धूल जमी हुई थी। इस फ्लैट में सालों से कोई नहीं रहा था, सिर्फ शास्त्री और उनकी यादें। रोहन रात भर नहीं सोया था। वो कमरे के अंदर बिस्तर पर बैठा हुआ था, मगर उसकी आंखें बंद नहीं हुई थीं। उसने रात भर छत को देखा और सोचता रहा। प्रिया, माँ, देवराज, शास्त्री और वो पुरानी डायरी जो उसके पिता ने छोड़ी थी। हर चीज एक धागे में बंधी हुई थी, मगर वो धागा बहुत उलझा हुआ था। उसने डायरी के कुछ पन्ने फिर से पढ़े। उसके पिता के शब्द, उनकी लिखावट, उनकी बातें। हर शब्द में एक दर्द था, एक चेतावनी थी। उसने सोचा, मेरे पिता ने ये सब लिखा था ताकि मैं एक दिन सच जान सकूं, और आज मैं वो सच जान गया हूं। मगर अब मुझे इस सच को साबित करना है। उसने पुरानी पीली टी शर्ट पहनी थी और फटी हुई पैंट, पैरों में चप्पल और आंखों पर धूप का चश्मा। वो रोहन बनने वाला था आज। असली रोहन, धारावी वाला रोहन, वो लड़का जो बचपन से माया के साथ रहा था। आज वो माँ को हॉस्पिटल से घर लेने जा रहा था, और उसके साथ जाने से पहले उसे कुछ और भी करना था। उसे प्रिया से मिलना था। उसे समझाना था कि वो उससे दूर क्यों रह रहा है। मगर वो जानता था प्रिया को समझाना आसान नहीं होगा। वो उसे बचपन से जानती थी और वो उसकी हर बात पढ़ सकती थी। शास्त्री किचन में चाय बना रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे, उम्र के साथ साथ ज्यादा। उन्होंने चाय के 2 कप बनाए और एक लेकर रोहन के कमरे में आए। उनके कदम धीमे थे और सांस भारी। लो बेटा, चाय पी ले। रोहन ने कप लिया। चाय गर्म थी और उसकी सुगंध से कमरा भर गया। उसने एक घूंट लिया और चाय के कप को दोनों हाथों में थाम लिया, जैसे वो उसकी ठंडी उंगलियों को गर्म कर रहा हो। शास्त्री ने रोहन की तरफ देखा। उनकी आंखों में चिंता और अपनापन दोनों थे। उन्होंने कहा, ध्यान रखना बेटा, कोई तुझे पहचान न ले। देवराज के आदमी हर जगह हो सकते हैं। वो किसी भी वक्त कहीं भी हो सकते हैं। मैं धूप का चश्मा लगाऊंगा और कैप भी डाल लूंगा। कोई नहीं पहचानेगा। शास्त्री चुप रहे, फिर बोले, वो लड़की प्रिया कल तुझसे लाइब्रेरी में मिली थी, उसने पहचान लिया तुझे। रोहन ने चाय का घूंट भरा और कप को दोनों हाथों में थाम लिया। हाँ, मैंने झूठ बोल दिया, बताया कि मैं आर्यन हूं। उसकी आंखों में वो दर्द देखकर मेरा दिल टूट गया, मगर मैं और क्या कर सकता था। शास्त्री ने उसके सामने बैठते हुए कहा, वो झूठ लंबे समय तक नहीं चलेगा। प्रिया तेरी बचपन की दोस्त है, वो तुझे पहचान लेगी, चाहे तू कितना भी बदल जाए। और जब वो पहचान लेगी तो तुझे सच बताना ही होगा, क्योंकि प्रिया जैसी दोस्त जिंदगी में एक बार मिलती है। रोहन चुप रहा। वो जानता था उसे प्रिया से झूठ बोलकर बहुत बुरा लग रहा था। उसने रात भर इसी बारे में सोचा था। प्रिया ने उसके साथ हर मुश्किल में कंधा लगाया था। जब उसके पिता नहीं थे, जब माँ बीमार होती थीं, हर बार प्रिया उसके साथ खड़ी रही थी। और आज वो उससे झूठ बोल रहा था, मगर उसके पास कोई चारा नहीं था। अभी उसे अपनी पहचान छुपानी थी, देवराज से और हर उस शख्स से जो उसे नुकसान पहुंचा सकता था। और प्रिया को इस सब में घसीटना उसे अपनी जान से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वो प्रिया को खोने का खतरा नहीं ले सकता था, मगर उसे खतरे में डालने का खतरा भी नहीं ले सकता था। उसने चाय खत्म की और बैग उठाया। शास्त्री ने उसे दरवाजे तक छोड़ा और कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में एक चिंता थी, वो चिंता जो सिर्फ एक पिता को हो सकती है। जल्दी लौट आना। हाँ, रोहन बाहर निकल गया। धारावी का सफर लंबा था, मगर उसे हर गली, हर मोड़ याद था। बस में बैठकर वो खिड़की से बाहर देख रहा था। मुंबई की सड़कों पर भीड़ थी। लोग अपनी अपनी जल्दी में थे। कोई ऑफिस जा रहा था तो कोई अपने घर, कोई अखबार पढ़ रहा था तो कोई फोन पर बात कर रहा था। मगर रोहन इन सब से अलग था। वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। उसने सोचा, ये सब लोग कितने खुश हैं। उन्हें नहीं पता कि उनके बीच कोई ऐसा है जो अपनी पहचान छुपाकर जी रहा है। कोई ऐसा जिसके पिता को उसके ही भाई ने मार डाला। कोई ऐसा जो बदला लेने आया है। धारावी पहुंचते ही उसे सब कुछ जाना पहचाना लगा। वही तंग गलियां, वही छोटी छोटी दुकानें,
वही बच्चे गली में क्रिकेट खेलते हुए। एक बच्चे ने बल्ला घुमाया और गेंद रोहन के पास आकर लगी। रोहन ने गेंद उठाई और बच्चे को वापस फेंक दी। बच्चा हंसा और वापस खेलने लगा। रोहन का दिल भर आया। वो यहाँ पला बड़ा था, यहीं उसने हंसना सीखा था और यहीं उसने रोना भी सीखा था। उसने अपनी कैप और धूप का चश्मा पहने रखा था और आंखें नीची करके चल रहा था। हर गली, हर दुकान, हर पेड़, सब उसे अपने बचपन की याद दिला रहा था। सबसे पहले वो राजू की टपरी पर गया। राजू उसका सबसे पुराना दोस्त था, स्कूल के दिनों से। टपरी पर चाय की केतली उबल रही थी और राजू बिस्कुट के पैकेट सजा रहा था। उसने रोहन को देखा तो एक पल के लिए ठिठका, फिर दौड़कर उसके गले लग गया। उसकी आंखों में खुशी और गुस्सा दोनों थे। कहाँ है रे तू इतने दिनों से? मैं बहुत परेशान था। माया आंटी बीमार थीं और तू गायब था। मैंने तुझे 100 बार फोन किया, तेरा फोन बंद आ रहा था। मैं सोच रहा था कि तुझे कुछ हो गया है। मैं पुलिस में रिपोर्ट करने वाला था। रोहन ने उसे समझाया, मगर पूरा सच नहीं बताया। उसने कहा कि कुछ काम है और वो कुछ दिनों के लिए बाहर था। राजू ने उसे घूर कर देखा। उसे लगा कि रोहन कुछ छुपा रहा है, मगर उसने पूछा नहीं। वो राजू को इस सब में नहीं घसीटना चाहता था। राजू उसका दोस्त था, एक अच्छा दोस्त, मगर ये लड़ाई सिर्फ उसकी अपनी थी। वो किसी और को इस खतरे में नहीं डाल सकता था। तभी प्रिया वहां आ गई। वो सुबह सुबह बाजार जा रही थी, मगर जैसे ही उसने रोहन को टपरी पर बैठे देखा, वो ठिठक गई। एक पल के लिए वो यकीन नहीं कर पाई। फिर वो दौड़ती हुई आई। उसके पैरों में जमीन नहीं थी। उसने अपना बैग गिरा दिया और सीधे रोहन के सामने आकर खड़ी हो गई। रोहन! रोहन चौंक गया। उसने प्रिया की तरफ देखा। प्रिया की आंखों में गुस्सा और राहत दोनों थी। गुस्सा इसलिए कि उसने झूठ बोला था और राहत इसलिए कि वो मिल गया था। वो उसकी आंखों में देख रही थी और उसकी आंखें झूठ नहीं बोल सकती थीं। उसने रोहन का हाथ पकड़ लिया, इतनी जोर से कि रोहन को दर्द हुआ। प्रिया ने सांस ली और कहा, कल तू यूनिवर्सिटी में था, ब्लेजर पहने और चश्मा लगाए। तूने कहा तेरा नाम आर्यन है, और आज तू यहां धारावी में पुरानी टी शर्ट में कैप पहने, धूप का चश्मा लगाए। ये सब क्या है? तू मुझे बता, तू कौन है, रोहन या आर्यन? और तू मुझसे क्यों छुप रहा है? रोहन ने गहरी सांस ली। उसके चारों तरफ का माहौल बदल गया। राजू भी देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने चाय बनाना छोड़ दिया और दोनों को देखने लगा। प्रिया, मुझे माफ कर। मैं तुझे सब नहीं बता सकता, मगर इतना जान ले, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो बहुत जरूरी है और बहुत खतरनाक। अगर मैं तुझे बता दूंगा तो तू भी खतरे में पड़ जाएगी, और मैं ये नहीं चाहता। तू मेरे लिए बहुत मायने रखती है, मैं तुझे खो नहीं सकता। प्रिया की आंखों में पानी आ गया। उसकी आवाज कांप गई। खतरनाक? कैसा खतरनाक? तू मुझे डरा रहा है, तू मुझसे दूर भाग रहा है। मैं तुझे बचपन से जानती हूं, तू ऐसा नहीं था। तू हमेशा मुझसे सब कुछ शेयर करता था। हमने साथ में सपने देखे, साथ में मुश्किलें झेलीं, और आज तू मुझसे छुप रहा है। मैं तुझे डरा नहीं रहा प्रिया, मैं तुझे बचा रहा हूं। अगर तू सब जान गई तो तू भी खतरे में पड़ जाएगी। मैं ये नहीं चाहता। तू मेरे लिए सब कुछ है। मैं तुझे खोने का खतरा नहीं ले सकता। प्रिया ने रोहन का हाथ पकड़ लिया, कसकर, जैसे वो उसे जाने नहीं देना चाहती थी। मैं किसी से नहीं डरती, मैं तो बस तुझे खोने से डरती हूं। तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मैं तेरे साथ हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, तू मुझसे छुपा सकता है, मगर मैं तुझे छोड़ नहीं सकती। तू समझता है ना, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। रोहन की आंखें नम हो गईं। उसने प्रिया का हाथ थाम लिया और देर तक उसे देखता रहा। उस पल में 1000 बातें थीं, मगर कोई शब्द नहीं थे। उसने सोचा, ये लड़की मेरे लिए कितना कुछ कर सकती है, और मैं उसे खतरे में डालने से डरता हूं। मगर शायद शास्त्री जी सही कहते हैं, कभी कभी हमें अपने दोस्तों पर भरोसा करना ही पड़ता है। शुक्रिया प्रिया, तू हमेशा मेरे साथ रही है, मगर अभी मुझे कुछ और वक्त चाहिए। जब सही समय होगा मैं तुझे सब बता दूंगा, मैं वादा करता हूं। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा और फिर सिर हिलाया। मैं इंतजार करूंगी, मगर याद रख, तू अकेला नहीं है। चाहे कितने भी दिन लग जाए, मैं इंतजार करूंगी। मगर एक बात याद रख, अगर तूने मुझसे फिर झूठ बोला तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। रोहन ने उसे गले लगा लिया। वो लंबे समय के बाद किसी को अपने करीब महसूस कर रहा था। उसने प्रिया के बालों को सहलाया और उसके कान में फुसफुसाया, मैं वादा करता हूं, जल्द ही सब बता दूंगा।
फिर वो माँ को लेने हॉस्पिटल गया। माया को डिस्चार्ज कर दिया गया था। वो कमजोर थीं मगर खुश थीं कि उनका बेटा उनके साथ था। उन्होंने रोहन का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मुझे तेरी बहुत याद आई। रोहन ने उनका माथा चूमा और कहा, मैं भी माँ, मगर अब सब ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूं। उसी शाम देवराज के ऑफिस में माहौल बदल गया। देवराज अपनी कुर्सी पर बैठा था, एक बड़ी चमड़े की कुर्सी जो उसके कद को और भी बड़ा दिखाती थी। उसके सामने एक प्राइवेट डिटेक्टिव खड़ा था, पतला सा आदमी जिसके चेहरे पर हमेशा एक तटस्थ भाव रहता था। उसने काला कोट पहना था और हाथ में एक फाइल थी। देवराज के हाथ में विस्की का गिलास था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वो चमक जो किसी शिकारी की होती है जब उसे अपने शिकार का पता चल जाता है। डिटेक्टिव ने कहा, सर, यूनिवर्सिटी में एक नया लड़का आया है, नाम है आर्यन वर्मा। लॉ फर्स्ट ईयर का छात्र है। उसका कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है, जीरो हिस्ट्री, कोई स्कूल रिकॉर्ड नहीं, कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं, कुछ नहीं। और वो एक बूढ़े आदमी के साथ रहता है, नाम है शास्त्री। देवराज का हाथ गिलास पकड़ते हुए ठिठक गया। शास्त्री? वही आदमी जो उसके भाई विक्रम का दोस्त था, जो हर मुश्किल वक्त में विक्रम के साथ खड़ा रहता था, जो उसे पहचानता था और जो देवराज से नफरत करता था। वो अब भी जिंदा है? उसने सोचा। मैंने सोचा था कि वो बूढ़ा मर गया होगा, मगर वो अब भी जिंदा है और उसके पास कोई लड़का है। हाँ सर, वो कोलाबा में रहता है और वही उस लड़के को सपोर्ट कर रहा है। देवराज के चेहरे का रंग बदल गया। उसने गिलास टेबल पर पटक दिया, जोर से। कमरे में आवाज गूंज गई। उसकी आंखों में गुस्सा था मगर उसके साथ साथ एक डर भी था। वो डर जो उसे 20 सालों से सताता आ रहा था कि एक दिन सच सामने आ जाएगा। शास्त्री के बारे में और पता करो और उस लड़के की पूरी फाइल चाहिए मुझे। उसका जन्म, उसके माता पिता, उसका बचपन, सब कुछ। मुझे हर चीज चाहिए, हर छोटी से छोटी बात। डिटेक्टिव चला गया तो देवराज उठकर खिड़की के पास गया। बाहर मुंबई की रोशनियां फैली हुई थीं, मगर उसकी नजर कहीं और थी। शास्त्री को क्यों कोई लड़का मिला? और वो लड़का कौन है? उसे एक बुरा शक हुआ, एक ऐसा शक जिसे वो मानना नहीं चाहता था। वो विक्रम के बेटे के बारे में सोच रहा था, वो बच्चा जो उस रात गायब हो गया था, जिसके बारे में उसने सालों से नहीं सुना था। क्या वो वापस आ सकता है? क्या शास्त्री ने उसे पाला? क्या वही लड़का है? उसने अपने माथे पर हाथ रखा। उसे पसीना आ रहा था। उसने सोचा, अगर वो लड़का विक्रम का बेटा है तो मैं खतरे में हूं, वो मुझे बर्बाद कर सकता है। उसने अपना शक दबाने की कोशिश की, मगर वो शक उसके दिमाग में जड़ पकड़ चुका था। वो उसे हिला नहीं पा रहा था। उसने फोन उठाया और अपने एक भरोसेमंद आदमी को फोन लगाया। उसकी आवाज में कोई हिचक नहीं थी, सिर्फ एक ठंडा आदेश। आज रात ही शास्त्री के फ्लैट पर जाओ, देखो क्या हो रहा है, और अगर वो लड़का वहां है तो उसे एक सबक सिखा दो। रात के 11 बज रहे थे जब शास्त्री के फ्लैट के बाहर एक काली कार रुकी। उसमें 2 लोग बैठे थे, मोटे और खतरनाक। उनके हाथों में लोहे की रॉड थी और चेहरों पर कोई भाव नहीं था। वो फ्लैट को देख रहे थे, खिड़कियां गिन रहे थे और इंतजार कर रहे थे सही मौके का। उनमें से एक ने सिगरेट जलाई और धुएं का गोला छोड़ा। दूसरे ने अपनी रॉड को जमीन पर पटका। एक धमकी भरी आवाज। फ्लैट के अंदर रोहन अपने पिता की डायरी पढ़ रहा था। वो उसके हाथ में कांप रही थी। पन्ने पीले पड़ चुके थे और स्याही कहीं कहीं धुंधली हो गई थी। उसने आंखें सिकोड़कर पढ़ा, एक के बाद एक पेज, हर शब्द को याद करने की कोशिश करते हुए। उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दे रही थी, वो आवाज जो उसने कभी नहीं सुनी थी, मगर अब इन पन्नों में जीवित थी। उसने एक पन्ना पलटा और पढ़ा, बेटा, अगर तू ये पढ़ रहा है तो मैं जिंदा नहीं हूं, मगर जान ले, मैंने तुझसे बहुत प्यार किया और मैं चाहता हूं कि तू सच जाने। देवराज ने मुझे मारा, मेरे ही भाई ने, मगर उसे सजा दिलाना तेरी जिम्मेदारी है। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने डायरी को सीने से लगा लिया और आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे उसके पिता उसके सामने खड़े हैं, उसकी तरफ देख रहे हैं, उसे हिम्मत दे रहे हैं। उसे नहीं पता था कि खतरा इतना करीब है। वो अंदर बैठा था, अपने अतीत से जूझ रहा था और अपने भविष्य की तैयारी कर रहा था, मगर खतरा पहले ही उसकी दहलीज पर आ चुका था, सिर्फ कुछ कदम की दूरी पर। रात की अंधेरी सड़क पर वो काली कार खड़ी थी।
और उसमें बैठे दो लोग सिर्फ एक इशारे का इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखें फ्लैट की रोशनी पर टिकी हुई थीं, जैसे शेर अपने शिकार को घूर रहा हो। रोहन को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ आने वाला है, और वो मोड़ उसकी दहलीज पर खड़ा था, बस अंदर आने का इंतजार कर रहा था।